CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ लीडर सुभाष चावला जी से, जो शहर के 2 बार मेयर भी रह चुके हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो धारा 240 और इसके बाद फिर चंडीगढ़ की कुछ कॉलोनियां हैं जिनके बारे में कहा गया कि मार्केट रेट पर रेंट देने पड़ेंगे लोगों को, और उसके बाद जो ढोलक बजा करके भाजपा के ही लोगों ने खुशियां मनाई थी कि जितने भी कॉलोनियां हैं सबको मालिकाना हक मिलेगा। इसी को लेकर के बात करेंगे। चावला साहब, ये दो सबसे पहले हम जाएंगे जो कॉलोनियों को लेकर के कहा गया है कि मार्केट रेट पर हम रेंट लेंगे जो लीज होल्डर हैं। नहीं मधुकर जी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक किसी भी अधिकारी ने या प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी ने ये बात नहीं कही कि हम मार्केट रेट लेंगे जी। इसके पीछे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने भी कल देखा तो थोड़ा पॉलिटिकल लोगों की इसमें स्टेटमेंट आई, शायद जानकारी के अभाव में शायद ये हो जाता है, और कई बार मीडिया खबर इस तरह लगा देता है कि लोगों को थोड़ा समझने में उसमें देरी लग जाती है। इसमें भी यही हो रहा है। ये बहुत पीछे जाएं तो आपको याद होगा जब बनवारी लाल पुरोहित जी चंडीगढ़ थे तो उन्होंने एक सर्वे करवाया था पूरा चंडीगढ़ के। थोड़ा चलते चलते भी बात करते हैं। हाँ, सर्वे करवाया था चंडीगढ़ का कि पता किया जाए कि जो कॉलोनियाँ हैं इस वक्त 18 कॉलोनीज़ हैं, इनका स्टेटस क्या है। आज जो इनमें लोग रह रहे हैं उसमें कितने जेन्युइन जो पुराने हैं जिनको अलॉट हुआ है, कितने उनमें से इस दुनिया में नहीं हैं, गुजर गए हैं। बहुत पुरानी बात है, 79 की ये और शुरू थी, और कितने बिक चुके हैं। एक सर्वे करवा के वो एक पिक्चर सामने लाना चाहते थे, और उसके लिए उस वक्त भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं इस पर एक कमेटी फॉर्म करूँगा। तो एक कुछ स्टेट ऑफिस के या कुछ अधिकारियों की, छोटे अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी कि इसका पता किया जाए। अब कमेटी में सारे अधिकारी थे, या तो ये कमेटी बनती तो इसमें जितने स्टेक होल्डर थे वो कॉलोनी से कोई लोग लेते, पॉलिटिशियन लेते लोग के, और समाज सेवी लेते, तो कमेटी एक अच्छा रिकमेंडेशन दे सकती थी। अब क्योंकि वो सरकारी अधिकारी थे तो उन्होंने तो वो अलॉटमेंट लेटर देखे, और अलॉटमेंट लेटर देखते देखते ही उन्होंने जो रिकमेंडेशन बना दी उसमें उन्होंने कह दिया जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जिनको बिके थे वो नहीं है, तो अब उनके बच्चे वारिस नहीं बन सकते। ये गलत है। उनके रिकमेंडेशन हैं और वो रिकमेंडेशन उन्होंने देनी थी कानून के हिसाब से। ये एक राजनीतिक मुद्दा है कि जो लोग बीच में बैठे हैं, और ये भाजपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जितने मैनिफेस्टो हैं सबने कहा कि मालिकाना हक देंगे, और सबको मालूम है कि बिक चुके हैं। तो ये अब एक पॉलिटिकल फैसला होना है कि जो लोग बैठे हैं बीच में उनको देने हैं। ये मान के चलिए कोई किसी को निकालने की बात नहीं, किसी उच्च अधिकारी ने नहीं, रिकमेंडेशन एक कमेटी ने दे दी है, और ऐसी हज़ारों कमेटियाँ बनी आज तक जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और सरकार ने नहीं मानी। सर, जैसे आपने कहा कि ये पॉलिटिकल थोड़ा सा मसला है, तो इस तरह से कुछ भ्रामक खबरें लगती हैं, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रशासन के पास तो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन भी है, और भी कई इनके पास तंत्र हैं। सारे तंत्र का उपयोग करके जनता में जो भ्रम की स्थिति फैलती है उसको तो हम खत्म कर। नहीं, भ्रामक खबर भ्रामक नहीं है। खबर में सच्चाई ये है कि कमेटी की एक रिपोर्ट बनी है, वो रिपोर्ट लीक हो गई किसी तरीके से जो नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी कमेटियां सैकड़ों बनती हैं, सैकड़ों कमेटियों की रिपोर्ट जाती है प्रशासन के पास, और वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो इसमें भी यही होगा, इसमें कोई चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं। इसमें बिल्कुल जो लोग बैठे हैं, अब रास्ता ये निकालना है, वो राजनीतिक लोग ही निकाल सकते हैं। उसमें मेंबर पार्लियामेंट का भी रोल होगा, उसमें सेंटर की सरकार का भी रोल होगा, और जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, उनका भी रोल होगा। ये एक राजनीतिक फैसला लेना है कि अब जो बैठे हैं उनको कानूनी हक किस तरह दिया जाए, उससे रास्ता निकालना है। सर, जब भी कोई बातें आती है तो सत्ता में भाजपा है, इसलिए भाजपा पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी मिलकर के हमला बोलते हैं। हमने देखा कि भाजपा की तरफ से कभी भी इस तरह की सफाई नहीं आती कि जो लगे कि भाजपा का कोई रोल नहीं, प्रशासन का भाजपा से कोई लेना देना नहीं। कल जैसे ही परसों खबर आई, कल भाजपा के अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जी इसमें कोई किसी को निकालने का नहीं मतलब, कोई किसी का कैंसलेशन का मतलब नहीं, और ये हो भी नहीं सकता कैंसिल। इतना बड़ी तादाद में, इसमें कम से कम नहीं 70-80 हज़ार परिवार शामिल हैं इसमें। वो एक का थोड़ी किसी एक का कर देंगे, ये हो नहीं सकता। जो चीज़ होने वाली नहीं है, खबर भी ठीक है,
वो कमेटी की रिपोर्ट किसी ने लीक कर दी, वो गलत की है, वो लीकेज नहीं होनी चाहिए थी, पर पत्रकारिता है, पत्रकार अपना ऐसे रिपोर्टें देखते हैं। आपने कहा सर कि भाजपा ने सफाई दी है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि अरुण सूद कभी प्रधान होते थे भाजपा के, तो उन्होंने क्या कहा कि ढोलक और नगाड़े बजवा दिए कि सभी को मालिकाना हक मिलेगा, और एक ड्रामा सा खड़ा हो गया और आज हंसी के पात्र हैं ये सभी। देखिए, मैं भी तो कह रहा हूँ आज कि मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तो फिर वो जो ढोलक बजाए और मिठाइयाँ खाए वो देखिए, वो शायद मैं समझता हूँ कि किसी अधिकारी ने उनको कह दिया कि हम जल्दी करने जा रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, वो किसी को एक डेपुटेशन लेके मिले थे, उन्होंने कहा जी हम जल्दी इस पे फैसला करने वाले हैं, चुनाव सिर पे थे, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग कुछ जल्दबाजी में अति उत्साहित होकर ऐसे कदम उठा लेते हैं। उस वक्त भी मैंने आपसे, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि ये छोटा मसला नहीं है मालिकाना हक वाला। भाजपा तो बड़ी सुलझी हुई पार्टी कहती है, उसके बाद भी अगर इस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। उत्साहित नेता हर पार्टी में होते हैं, कांग्रेस में भी हैं। अब ये उत्साह वाली बात ही है ना, कई क्या आप बता दीजिए कि एक बात मैंने मधुकर जी फिर कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में जो सवाल उठाया था वो इसी सवाल के सिलसिले के उसका ये आउटफॉल है कि मैंने कहा था कि जब तक कोई काम हो ना जाए पार्लियामेंट में सवाल उठाने का नुकसान हो जाता है। ये मालिकाना हक का तो ये जो मनीष तिवारी जी बने हैं एमपी, इन्होंने उठाया मामला, और हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ से कुछ इनसे कमेंट्स भी मांगे, मुझे पता लगा है। तो ये चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं सारी। अंदर की बातें मैं फिर बता दूँ, जब तक कोई काम सिरे ना चढ़ जाए, वो ना तो मीडिया में जाना चाहिए, ना वो इस तरह पार्लियामेंट जैसे फॉर्म पे जाकर उसको डिस्कस करना चाहिए कि एक फ्लैट वहाँ से ना हो जाए। ये रास्ता बड़ा औखा है। और मैं एक बात बता दूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो हिम्मत ही नहीं कर सकती कि ये फैसला ले ले। तो आज तो कांग्रेस के कुछ लोग सेक्टर 32 में पुतला दहन प्रदर्शन और कुछ कर रहे हैं कि हमारे जो कॉलोनी है उसको रेंट पे जो है हम लोग रह भी नहीं पाएंगे, इतना रेंट लगा देंगे। ये चंडीगढ़ में 4-5 उच्च अधिकारी हैं, गवर्नर साहब, होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, स्टेट अफसर। किसी एक आदमी का बयान बता दीजिए जो उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। ये इलेक्शन का टाइम है, चुनाव सिर पे है, 1 साल रह गया कॉरपोरेशन को, हर पार्टी मौका उठाएगी। और मैं फिर समझता हूँ कि जब आप गलत मामले पे गलत एजिटेशन करोगे तो लोगों में आपकी बातें बाद में सुनना पड़ेगा। अगर ये एजिटेशन उठाते हैं, कल को भाजपा ये सवाल लेके नहीं जाएगी लोगों में कि मनीष तिवारी जी ने वादा किया था मालिकाना हक का, फिर करवाएं ना। वो मुझे मालूम है इतना आसान काम नहीं है, मनीष तिवारी जी के लिए भी आसान नहीं है और भाजपा के लिए भी आसान नहीं है। इसके लिए रास्ता निकालना है, ये रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। वन टाइम पॉलिटिकल फैसला है, पॉलिटिकल फैसला होगा कि जो बीच में लोग बैठे हैं उन्हीं को देने हैं, और देने हैं तो उनका मालिकाना हक कैसे हो, इसका कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो जो कॉलोनियों में 7-8 लाख लोग रह रहे हैं सर, उसके लिए भी आप एक लगता है कि आपके मैसेज से उनको राहत मिलेगी? मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद कॉलोनियों में रहा हूँ, सारा जीवन मैंने अपना कॉलोनी में निकाला और इस समस्या के साथ मैं जुड़ा हूँ। मैं बिल्कुल उनसे इंश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। जो लोग बीच में बैठे हैं उन्हीं को मकान मिलेंगे, वही मालिक रहेंगे, वही करेंगे, और कोई इसमें नहीं ले सकता कि जी मार्केट रेट में रेंट लेंगे। हाँ, ये है कि उनको मालिकाना हक देने के लिए कानूनी रास्ते निकालने पड़ेंगे, उसमें कई अड़चनें आएंगी। मैं कह रहा हूँ कि जी मान लीजिए एक आदमी ने बेच दिया और अब वो दुनिया से चला गया, अब अगर उसको बेचे हुए को हम हक देंगे तो उसके बच्चे सवेरे कोर्ट में चले जाएंगे कि तो मेरे फादर की थी, मैं तो इसका लीगल हायर हूँ। इन चीज़ों को रोकना है। इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जो आज इसमें बैठा है, चाहे वो किराएदार है, चाहे वो ख़रीदा हुआ है, चाहे उसने जीपीए पे ली है, ये उसी का हक बनता है। ये सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इसका फैसला करना पड़ेगा, और यही होगा, मैं आपको बता दूँ। तो जो प्रशासन के लोग बैठे हैं बॉस, तो वो कर क्या रहे हैं? क्योंकि भ्रामक स्थिति है, आज जैसे पुतला दहन और क्या क्या करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये चलेगा, ये राजनीति, जब भी चुनाव आता है, आज का कोई नई बात नहीं है। चुनाव जब आता है ये मुद्दे होते हैं, 2-4 दिन के होते हैं। जब असलियत सामने आएगी, किसी कॉलोनी वाले को डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई राजनीति, भाजपा कोई इतनी पागल पार्टी है, ना समझ पार्टी है कि वो अपना 5 लाख आदमी को, शहर के 4 लाख आदमी को नाराज़ कर लेगी। इस स्थिति में है। अगर मान लीजिए इसको चुनाव के साथ ही जोड़ दूँ मैं, अगले साल में नगर निगम चुनाव है और 35 में से 18 सीटें जो हैं वो कॉलोनी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कौन चाहेगा कि अपना नुकसान करना चाह रहा? और मैं फिर इसको इलेक्शन से तो जोड़ता ही नहीं। ये मानवता का एक वो काम है, इन आदमियों को इनका मालिकाना हक मिलेगा, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो रास्ता निकालेंगी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ। तो कॉलोनी वालों ना डरें, चावला साहब ने जो कहा है
इसको सुने और पुतला दहन या प्रदर्शन ना करें। प्रशासन भी पागल नहीं है कि सबको उजाड़ दे यहाँ से। नहीं, बात पॉसिबल ही नहीं है। एक मैं उनको फिर बार बार कॉलोनी वासियों से कहता हूँ, इसका विश्वास रखें, इसमें कहीं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं है, कोई एजिटेशन वाली बात नहीं है। जो लोग बैठे हैं, ये मकान उनके हैं, उनको मिलेंगे, उनका रास्ता निकालना है, ये केंद्र सरकार उसका निकालने की कोशिश कर रही है। अब एक बात आई है कि फिर वही चंडीगढ़ को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ है, धारा 240 को लेकर के। एक तो ये समझाने की कोशिश करें कि धारा 240 है क्या, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं नहीं लेकिन उछलने लग गए हैं। तो ये क्या है और क्या चर्चा हुई थी जिसको लेकर के यहाँ पर के कि जनता भी और नेता भी सभी उछलने लग गए? चंडीगढ़ के अलावा इस देश में और भी अन्य कई यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो धारा 240 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार हैं कि वो वहाँ पे कोई भी कानून पार्लियामेंट के गए हुए जाके उन पे कानून लागू हो सकता है। धारा 240 ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देती है। लेकिन चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे काम हैं 239 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी वो फैसले ले सकती है। ये कुछ डिमांड्स उठती हैं कई बार जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मान लीजिए अब 5 साल का मेयर की बात चल रही है कि 5 साल का मेयर होना चाहिए। अब इसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। इसके लिए कई बार यहाँ बड़े लीडरों ने ये बयान दे दिए कि जी विधानसभा चंडीगढ़ में होनी चाहिए। तो वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति से ही लेगी ना अधिकार। शायद उन्होंने कहीं ये बात के ऊपर कहीं डिस्कशंस की हो भी इस बात के चंडीगढ़ में करना चाहिए, लेकिन ये चंडीगढ़ को उतना नुकसान नहीं है इस बात का, ये पंजाब हरियाणा को नुकसान है। इसीलिए वो देखिए चंडीगढ़ में किसी ने कोई ज़्यादा इस पर रिएक्शन नहीं दी पंजाब वाले, क्योंकि पंजाब इसका इमोशनल जुड़ा हुआ है चंडीगढ़ से, और क्योंकि वो अपनी मानते हैं राजधानी और है भी अभी तक पंजाब हरियाणा की राजधानी है, तो स्वाभाविक है वहाँ से इसके रिएक्शन होनी थी और रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, उस पर जिस तरह की पंजाब की भावनाएं भड़की वो हमारे लिए भी आश्चर्यजनक है। हालांकि बहुत छोटा मुद्दा था, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा तो नहीं है। तो इसमें मनीष तिवारी सारे गए, तो ये इसी तरह उसमें थोड़ा सी एक भावना जाती है। 240 जब लग जाएगी तो ये इंडिपेंडेंट यूटी बन जाएगी, ये इसमें जो 240 की धारा है। लेकिन अगर मैं उसको चंडीगढ़ के प्रवेश में देखूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज हर छोटी छोटी बात के लिए हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में कई इश्यूज़ हैं कि जो कई अवार्ड आए, इसमें पहले इंदिरा जी का अवार्ड आया, फिर उसके बाद लॉन्गोवाल अवार्ड आया, एक कुछ चीज़ें पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं। 5 साल का मेयर बनाना है तो उसके लिए भी 5 साल में जाना पड़ेगा। विधानसभा की बात चलेगी उसके लिए भी जाना पड़ेगा, और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बाईपास करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो एक सरकारी ऑर्डर निकालें और राष्ट्रपति से मंजूरी लेके यहाँ लागू कर दें। नहीं, ये जो फैसला लेने की बात आई 240 धारा अगर हम लागू करते तो इसमें चंडीगढ़ को क्या नुकसान था और पंजाब और हरियाणा? चंडीगढ़ को कोई नुकसान नहीं है। पंजाब को नुकसान है कि उनका तो फिर स्टेटस ही खत्म हो जाएगा, उनका क्लेम ही खत्म हो जाएगा। अगर परमानेंट यूटी बना दें तो ये तो साफ इंडिकेशन चला गया कि अब वो पंजाब की राजधानी ये नहीं रखना चाहते। उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और शायद ये नहीं हो पाएगा। मैं हरियाणा के लिए भी है, हरियाणा के लिए है, दोनों क्लेम ही नहीं छोड़ेंगे अपना। हरियाणा तो इस बात पे जो अवार्ड वूड आए पहले हरियाणा में तो ये हो गया था कि हरियाणा के लिए नई राजधानी बनेगी, उसको पैसा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी, अपनी नई राजधानी बना ले। लेकिन चंडीगढ़ तो पंजाब को अवार्ड में दिया जा चुका है, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट दिया था, वो पंजाब हरियाणा का फैसला नहीं हो पाया। इनमें हमारी चंडीगढ़ वालों की गलती थोड़ी है। यानी कि जो चंडीगढ़ है वो कंप्लीट यूटी नहीं है, और भी जो यूटी है उसी के हैसियत में इसको लाने की कोशिश थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि कुछ हो सकता है कि चंडीगढ़ में वो कुछ बड़े बदलाव चाहते हैं। वो शायद बदलाव के लिए उनको राष्ट्रपति के ये इस 240 धारा लागू करनी पड़ रही है, जो मैं इसमें मोटा मोटा समझा है। लेकिन एक चीज़ में इसमें थोड़ी सी एप्रीहेंशन आती है कि आज तो चलो बीजेपी से मैं हूँ, बीजेपी की सरकार है, इसमें एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है जी। उसमें थोड़ा सा कई बार लगता है कि कई बार इसका कोई बाद में कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो जाए। पर 240 धारा में यूटी में लागू होना चंडीगढ़ के लिए कोई नुकसान नहीं, पंजाब के लिए उनके लिए इमोशनल इशू भी है, उनका टेरिटोरियल भी इशू है। और मैं नहीं चाहूँगा, या सेंटर भी नहीं चाहेगी कि इस टाइम ऐसा कोई मुद्दा उठा दिया जाए जो एक शांति का माहौल है तीनों रीजन में, उसमें कोई गड़बड़ हो। शायद यही सोच के
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी के टाइम भी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया कि जो यहाँ पे 18-19 कॉलोनियाँ हैं, पक्की कॉलोनियाँ, उनमें कोई रेंट बढ़ाने की ऐसी बात नहीं हुई है, जो फिलहाल बबेला मच रहा है, और ना ही ढोल नगाड़े का फिलहाल कोई असर है। जो अरुण सूद के टाइम में ढोल नगाड़े बजाए गए थे, 240 का जो धारा है उसमें भी हमें लगता है पंजाब वाले को अभी ज़्यादा उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी में चंडीगढ़ के लोगों को, या मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत जल्दबाजी होती है। अब आपने ढोल की बात की, पिछले दिनों एक फ़ैसला कॉरपोरेशन ने ले लिया कि जो चंडीगढ़ में अपने घरों के बाहर या अपना कूड़ा दूसरे के घर फेंकेंगे तो उनके घर जाके ढोल बजाया जाएगा। जी, जो मेयर के घर में भी ढोल बजाएगा, घर में बजाया। अब देखिए, इसमें मंशा तो कोई गलत नहीं थी। अब जब चंडीगढ़ का रैंकिंग गिरती है तो आप भी, पॉलिटिशियंस भी, लोग भी, कि चंडीगढ़ में सफाई नहीं है जी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चलान करके भी देख लिए, सारा कोई एक्ट भी लागू करके देख लिया, लेकिन अब किसी के दिमाग में आई, और मैं उसकी मंशा पे शक नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ गलती थोड़ी सी ये हो गई कि इस पर डिस्कशन कर लेते, हाउस में ले आते या रेजिडेंट वेलफेयर को बुला के लेते कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, आपकी हमें मदद की ज़रूरत है। हम किसी को शर्मिंदा या किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ में अवेयरनेस हो। हम बातें करते हैं कि चंडीगढ़ को हमने इंटरनेशनल शहर बनाना है। अब इंटरनेशनल शहर बनाना है तो इंटरनेशनल लॉ भी तो लागू करने पड़ेंगे। आप जाइए अमेरिका, कनाडा या यूरोप के किसी कंट्री में जाइए, अब जाते जाते अगर आप थूक भी देते हैं तो उसी टाइम पीछे से आपको पकड़ लेंगे और एक हाथ में आपको एक स्लिप काट देंगे जी, ये $50,000 की जुर्माना है आपको। तो सर उनके पास तो मेन पावर है, हमारे पास तो सारे भगा दिए जाते हैं मैन पावर। नहीं, मेन पावर नहीं है उनके पास, मेन पावर नहीं, उनके पास वो सर्विलेंस बहुत है, वो भी नहीं हमारे पास। धीरे धीरे आएगा ना। मनीष तिवारी जी CCTV लगा रहे हैं, उसका भी फायदा नहीं मिल रहा है लोगों को। चलो, इस पर कमेंट्स करना मेरा ठीक नहीं है, क्यों लग रहे हैं, कौन लगा रहे हैं, कौन उनको देख रहा है, वो मनीष तिवारी जी जाने। लेकिन मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ में लोगों में अभी उतनी वो भावना नहीं है कि शहर हमारा है, इसको हमने साफ़ रखना है। अब उसमें भी बड़ी बदनामी हुई कि जी लोगों को शर्मिंदा किया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है। मेयर के घर भी वो एक लेडी चली गई, मैं समझता हूँ गलत है। इसमें सिर्फ मेयर वहाँ से गलती हुई है। मैं मानता हूँ कि फ़ैसला सही था ढोल बजाने वाला, लेकिन हाउस में लेके आना था, सबको बुलाते हाउस में, और हो सकता है हाउस में ये इसकी सपोर्ट मिलती। अब क्योंकि चुनाव का समय है, सबको सोच समझ के चलना पड़ेगा, नगर निगम को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि ये चुनाव के समय में इन पार्टियों को, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है इस वक्त, ठीक है। अब मुद्दा इसलिए नहीं है, अभी तो बहुत से सवाल कांग्रेस से भी लोग पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे नहीं। अब मान लीजिए 4 साल हो गए इस कॉरपोरेशन में, 4 मेयर बने हैं जी, 3 मेयर भाजपा के बने हैं। भाजपा तो मेजॉरिटी में नहीं है जी। वो कैसे बने हैं? आज आप मेयर को अगर क्रिटिसाइज़ करते हो, अगर कॉरपोरेशन को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो मेयर को बनाने वाले कौन हैं? तीनों मेयर किसने बनवाए? कांग्रेस ने। ये जवाब आम आदमी पार्टी, ये जवाब पूछेंगे ना। वो तो थे ही नहीं मेजॉरिटी में, वो तो मेजॉरिटी में थे ही नहीं। एक बार वो इकट्ठे हुए थे, अपना वो कुलदीप टीटा जी बना गए। बिल्कुल। अब ये चीज़ें क्या कांग्रेस इससे बच जाएगी? मुझे तो मालूम है, मैं एक मेयर तो मेरी टर्म में भी बना, कैसे बना, क्यों बना। जब मौका मिलेगा तो ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, मुझसे भी लोग पूछेंगे तो मैं भी जवाब दूंगा कि क्यों बने थे। अब 3 साल का तो जो मौजूदा प्रधान है, इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर सर आपसे पूछा जाएगा तो मेयर को बनाने में क्या क्या गुल खिले, कहाँ कहाँ क्या खरीद बिक्री, ये सब आप बोल देंगे? देखिए, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जो कुछ पहले साल हुआ वो मैं अपने सारी पार्टी के बड़े नेताओं के नोटिस में ला के ही किया। लेना देना भी हुआ। मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब ये सवाल पार्टियां करेंगी, जब इस पर कोई डिबेट होगी, या कि मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ बातों को हमें खुद सोचना चाहिए कि जिन बातों के लिए हम जिम्मेवार हैं, हम दूसरों को क्यों गाली निकालें। तीनों मेयर आपने बनवाए कांग्रेस ने, आज की मौजूदा मेयर भी कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से या किसी विपक्ष की क्रॉस वोटिंग से हुई है। कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ, सब मालूम है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम है, जिन्होंने किया उनको भी मालूम है। तो फिर किस मुंह से अपोज करते हैं? कौन जिम्मे, अगर मेयर गलत काम कर रही है या बीजेपी के मेयर ने गलत काम किया है, तो गलत काम करवाने वाले कौन थे? बनवाने वाले तो आप ही थे। बिल्कुल।
तो आप समझ लिए कि चावला साहब से मैं क्यों बात करने के लिए आता हूँ। इसलिए कि जो स्वीकार करने वाली चीज़ है वो स्वीकार करते हैं, जहाँ विरोध करना होता है वहाँ विरोध भी करते हैं, जो शहर के अन्य लोगों में हमने कभी नहीं देखा। और इसलिए मेरी कई लोगों से बात नहीं होती है क्योंकि वो सच को स्वीकार नहीं करेंगे चावला साहब, इसलिए नहीं जाता हूँ मैं। थैंक यू जी। गालियाँ पड़ेंगी मुझे सच बोलने में, गालियाँ भी बहुत पड़ती है, वो सुननी पड़ती है वो। लेकिन आज मैं जो आपके पास आया हूँ ऑन डिमांड है। कांग्रेस के लोगों ने पूछा था कि आजकल चावला साहब से बात नहीं होती आपकी, हमने कहा आज ही बात करके आता हूँ। नहीं, मैं कुछ जानबूझ के कुछ बातों के लिए अभी नहीं करना चाहता था। कुछ कारपोरेशन में कुछ कंट्रोवर्शियल इशू बहुत चल रहे थे, जिसके बारे में मैं जानबूझ के थोड़ा अपने आप को दूर रख लिया। उसमें मैं बोलता तो एक पक्ष नाराज़ हो जाता, कुछ मेरे निजी दोस्त भी नाराज़ हो जाते अगर मैं उसमें सच बोलता तो शहर का तो भला नहीं होता फिर। नहीं, भला तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, वहाँ बहुत विजिलेंट लोग बैठे हैं कारपोरेशन में, ये तो नहीं कि मैं ही हूँ मैं। लेकिन दोस्त को हम जो दोस्ती निभाने के लिए शहर का तो बुरा नहीं करेंगे। नहीं, बुरा जब मुझे लगता कि बुरा होगा तो फिर मैं शायद बोलता। आज मुझे लगा कि सारा मामला ठीक है, वो अभी ठीक चल रहा है। ठीक, धन्यवाद सर। ओके। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।